दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्राइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्राइसिस क्या होता है। तो क्राइसिस जो है वो एक मेंटल इलनेस और ना ही फिजिकल इलनेस, यानी कि जो क्राइसिस है वो एक इलनेस नहीं है। तो फिर क्राइसिस क्या है? तो क्राइसिस जो है वो एक स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है। स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि जैसे कि हमारे पास कोई सिचुएशन आया, कोई भी हजार्डस सिचुएशन आता है, तो अगर हम लोग उसको सही तरीके से टैकल और हैंडल कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, तब तो हम लोग क्राइसिस में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर कोई सिचुएशन हम लोगों के पास आता है, हम लोग सारे डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, सारे सॉल्यूशन को यूज कर लेते हैं, बट स्टिल वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि हम लोग फिर क्राइसिस वाले स्टेट में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अगर और स्टेज में अगर उसका क्राइसिस जो होता है, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता है, तो वो आगे चल के क्या होता है, मेंटल इलनेस कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्राइसिस इज अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम resulting from the interaction of an event with the individuals or family coping mechanism which are inadequate to meet the demand of the situation। तो क्राइसिस क्या है? ये एक स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी का स्टेट होता है उससे क्या हो जाता है, उस स्टेट का चेंज हो जाना, यानी कि अनबैलेंस हो जाना। हमारे बॉडी में क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। क्यों अनबैलेंस होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ एन इवेंट विद द इंडिविजुअल और फैमिली कोपिंग मैकेनिज्म, यानी कि जब हम लोग प्रॉब्लम से या फिर कोई हजार्डस सिचुएशन से क्या करते, इंटरेक्ट करते, हम लोगों का सामना होता है और हम लोग कोपिंग मैकेनिज्म को बोल सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को कोप करने में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये अगर सक्षम नहीं होते, अगर एबल नहीं होते, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो जो सिचुएशन आता है हमारे बॉडी पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम आया और हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया तो क्राइसिस नहीं होगा। अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ये ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसको क्या हो सकता है कि हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, यानी कि हम लोगों से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और प्लस हम लोग उस प्रॉब्लम को छोड़ के भाग भी नहीं सकते, वो ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर सॉल्व हो गया तो भी क्राइसिस नहीं आएगा, अगर छोड़ के हम लोग जा सकते हैं तो फिर तो क्राइसिस नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो चांस है कि हम लोग उसको छोड़ के जा सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि हम लोग ना इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और ना ही हम लोग इसको छोड़ करके रन अवे हो सकते हैं, और उसी की वजह से क्या आता है, हमारे बॉडी पे क्राइसिस जैसा स्टेट आता है। ठीक है, अब है हमारा क्या फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल है जिनको क्राइसिस होने का ज्यादा चांस होता है, ज्यादा रिस्क होता है। सबसे पहला, डिससेटिस्फेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट और द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वैसे व्यक्ति जिनको एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि जिनके पास काम करने का कमी है, वो चुपचाप बैठे हुए रहते हैं घर में, उनको कोई काम नहीं रहता, वैसे व्यक्ति को क्या क्राइसिस का ज्यादा रिस्क होता है। फिर हिस्ट्री ऑफ अनरिजॉल्व क्राइसिस, यानी कि वैसे व्यक्ति जिनके पास क्राइसिस पिछले पास्ट कुछ टाइम में उनको क्राइसिस हो चुका है कुछ ना कुछ रीजन को लेकर के, और वो जो क्राइसिस है वो सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि वो क्राइसिस सॉल्व नहीं, अभी भी चल रहा है और फिर उस पे से क्राइसिस आ रहा है, तो उनको भी ज्यादा चांस होता है, क्योंकि अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते तो उनके माइंड में एक बोल सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन होता है कि मैंने पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो इस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन पिछले वाला वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता है, उसकी वजह से उसको क्राइसिस हो रहा है, तो फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो क्या रहेगा, डिमोटिवेटेड ही रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, और वो फिर से अभी जो प्रॉब्लम उसके सामने है वो फिर से सॉल्व नहीं कर पाएगा, और फिर से उसको क्या होगा, क्राइसिस उसके बॉडी पे फिर से आ जाएगा। फिर पुअर सेल्फ स्टीम, यानी कि उसके पास जो सेल्फ वर्दिंग है, यानी कि खुद को नीचा समझना, खुद को लो समझना, वो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वैसे व्यक्ति में क्राइसिस का सिचुएशन क्या होता है, बहुत हाई होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो इस तरीके का जो भी थिंकिंग होता है किसी पर्सन में, उस पर भी क्राइसिस होने का चांस होता है। फिर डिफिकल्टीज इन कोपिंग एवरीडे सिचुएशन, यानी कि जो भी डे टू डे लाइफ में कोई भी नॉर्मल सा सिचुएशन आया, जैसे
बोल सकते हैं पढ़ाई में कम नंबर आ गए, या फिर पेरेंट्स ने डांट दिया, तो ये सब जो भी सिचुएशन होते हैं छोटे छोटे, इससे क्या हुआ, वो उभर नहीं पाता है, कोप नहीं कर पाता है, अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता है। तो जो डे टू डे लाइफ में अगर कोप नहीं कर पाएगा, तो अगर कोई बड़ा सिचुएशन उस पर आता है तो वो क्या कोप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होगा, उस वैसे इंडिविजुअल में भी क्राइसिस होने का रिस्क होता है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में भी क्या होता है, कोप नहीं कर पाता है, तो बड़ा सिचुएशन में नहीं कर पाएगा। फिर अलूफनेस एंड लैक ऑफ केयरिंग, यानी वैसे व्यक्ति जो अकेले रहते हैं, ठीक है, उनके पास कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं है, उनका देखभाल करने वाला, यानी कि अलूफनेस एंड लैक ऑफ केयरिंग, यानी कि अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, सोशल विड्रॉल है, और उनमें केयर करने वाला भी कोई नहीं है, मतलब कि उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इसकी वजह से भी क्या होता है, उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग कैपेसिटी है, वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सब क्या था हमारा फैक्टर्स था, और ये था डिफिनेशन। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्राइसिस देखते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप का होता है, सिचुएशनल क्राइसिस, मैच्योरेशनल क्राइसिस एंड सोशल क्राइसिस। तो अब हम, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो क्राइसिस होता है वो किसी न किसी पेनफुल और स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से होता है, स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से होता है, जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, कितना भी कोपिंग मैकेनिज्म का यूज कर ले, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा मैच्योरेशनल क्राइसिस। तो ये जो क्राइसिस है, मैच्योरेशनल क्राइसिस, ये एक ट्रांजिशनल पॉइंट है, यानी कि न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे पास आता है, कुछ नया चेंज होता है हमारे लाइफ में, तब जो क्राइसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरेशनल क्राइसिस। यानी कि एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक न्यू इवेंट हमारे लाइफ में होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल नहीं कर पाते, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कोप नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है और फिर क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, ट्रांजिशनल पॉइंट व्हेन द इंडिविजुअल नीड टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू न्यू लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट फेल टू डू सो। तो वही बोल रहा है, एक ट्रांजिशनल पॉइंट पे ये आता है, और इसमें क्या होता है कि जब न्यू लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंडिविजुअल के लाइफ में, तो उसके साथ उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और जब जो इंडिविजुअल है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, क्राइसिस अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग रिलेशनशिप में देखते हैं कि आप किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में जाओ, या फिर किसी से रिलेशनशिप से अलग हो जाओ, या फिर मैरिज, अभी नया नया शादी हुआ है, तो आपका जो पार्टनर है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके साथ उसका जो खर्चा है वो आप उसके साथ ये मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो अगर पार्टनर बढ़ेगा, अगर फैमिली बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, उनको टेंशन हो जाती है कि अगर मैं अकेले रहता तो मैं बहुत खुश था, मैंने शादी कर लिया तो खर्चा बढ़ गया मेरा, अब पैसे नहीं बचेंगे, ये वो उनको क्या हो जाता है, उस चीज से, उस सिचुएशन को वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। फिर पेरेंटहुड, जो नए नए पेरेंट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, क्राइसिस वाला सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पे आ रहा है, तो अगर आप उसको अपने ये डेली लाइफ में एडजस्ट अडेप्ट कर लेते हो तो फिर क्राइसिस नहीं आएगा, अगर नहीं कर पाते तो फिर वही चीज क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड हमारा सिचुएशनल क्राइसिस। तो ये जो होता है वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से क्रिएट होता है, जैसे कि डेथ ऑफ लव्ड वंस एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। और ये जो होता है, देखिए ये जो हो गया, क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटली नहीं है, मतलब कि जानबूझकर, ये सडन नहीं है, यानी कि पता है कि उस इंडिविजुअल को पता है कि मैं पेरेंट बनने वाला, या फिर मेरी शादी होने वाली है, तो ये क्या होता है, ये नोन होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये अननोन होता है, यानी सडनली होता है, एक्सीडेंटली होता है, जैसे कि किसी लव वन का डेथ हो गया, या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर अचानक से कुछ ये इकोनॉमिकल लॉस हो गया। तो ये सब जितने सिचुएशन की वजह से जो क्राइसिस आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिचुएशनल क्राइसिस बोलते हैं। अब सोशल क्राइसिस, यानी कि ये भी क्या होता है, सडन और एक्सीडेंटल होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल लॉस होता है, इसमें सिर्फ 1-2 लॉस हो सकता है, ठीक है। सिचुएशनल में इसमें बहुत सारे मल्टीपल लॉसेस होता है, तब जाके क्या बोलेंगे हम लोग, सोशल क्राइसिस। जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक में क्या होता है, मल्टीपल लॉसेस होता है, घर का जो मैन मेड थिंग है, जो नेचुरल थिंग है, बिल्डिंग का, इंसान का, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लॉसेस होता है। जैसे वायलेंस में भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, फिर मास किलिंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लिविंग थिंग्स का भी हानि होता है और नॉन लिविंग थिंग्स का भी हानि होता है। तो ये क्या हो गया हमारा सोशल क्राइसिस, यानी कि टोटल 3 टाइप का क्राइसिस है, सिचुएशनल, सोशल एंड मैच्योरेशनल।
अब हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस के टोटल 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेज 1 में क्या बोल रहा है, एन इवेंट इज परसीव एज अ थ्रेट, देन द नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म गेट एक्टिवेट। व्हेन द कोपिंग मैकेनिज्म वर्क्स वेल देयर विल बी नो क्राइसिस। इफ इट फेल्स इंटर टू सेकेंड फेज। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है जो कोई सिचुएशन आता है अगर इंडिविजुअल के पास, तो सबसे पहले उसको क्या फील होता है कि वो थ्रेट है, यानी कि अगर कोई सिचुएशन हमारे पास आ रहा है और वो हम लोगों को इस फेज में पता लगता है कि वो जो सिचुएशन है वो हमारे लिए हार्मफुल है, पेनफुल है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में क्या पता चलेगा, सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन आएगा हम लोगों के पास, वो हम लोगों को उससे हम लोगों को फील होगा कि हाँ ये जो सिचुएशन है वो पेनफुल है, ठीक है, यानी स्ट्रेसफुल है, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इस फेज में जो इंडिविजुअल है वो उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है नॉर्मल मैकेनिज्म को यूज करके। लेकिन अगर नॉर्मल मैकेनिज्म को यूज करके वो क्या करेगा, अगर उस सिचुएशन से बाहर आ गया तब तो क्राइसिस नहीं होगा। लेकिन अगर मैकेनिज्म फेल हो जाता है, उस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है इंडिविजुअल को, तो जो इंडिविजुअल है वो क्राइसिस के सेकेंड फेज में क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, तो सेकेंड फेज में देखिए क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, रैंडम कोपिंग मैकेनिज्म, एंजाइटी लेवल कंटिन्यू। तो क्या होता है, जैसे कि पहले इंडिविजुअल सारे कोपिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, उसको एंजाइटी होगा, यानी कि एंजाइटी और बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। हर फेज में क्या होगा, एंजाइटी का लेवल इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एंजाइटी का लेवल क्या है, इंक्रीज होगा। अब जो फर्स्ट फेज में इंडिविजुअल था वो एक नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म को यूज कर रहा था, जैसा जैसा उसको लग रहा था कि हाँ इस प्रॉब्लम से इस सॉल्यूशन लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये जो सेकेंड फेज है इसमें क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है वो रैंडम कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करेगा, यानी कि कुछ भी करके बस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी रैंडमली उसको बोलते हैं ना, चलो ये कर लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, ये नहीं हो पाया तो इससे कहीं हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो जो इंडिविजुअल है वो प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस फेज में भी क्या हुआ, प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाता है, तो क्राइसिस के वो थर्ड फेज में चला जाएगा और इसका जो एंजाइटी है वो सीवियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फेज में क्या होगा, थ्रेट को क्या करेगा, परसीव करेगा, यानी कि इंडिविजुअल को पता लगेगा कि कोई सिचुएशन मेरे पास आया है जो कि स्ट्रेसफुल है या फिर हार्मफुल है। सेकेंड फेज में क्या होगा, वो कुछ भी रैंडम कोपिंग करेगा, इसमें भी कोपिंग करेगा, इसमें नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करेगा, लेकिन इसमें रैंडम कोपिंग मैकेनिज्म यानी कुछ भी कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करके लगेगा, उसको फील होगा कि कुछ भी करके बस इसको सॉल्व करना है। और एक सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, यानी कि एक होता है ना, जब हम लोग सारे सॉल्यूशन को यूज कर लेते हैं बट फिर भी कोई प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो एक अंदर से डर लगता है कि अरे अब क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा, पैनिक लेवल मतलब एंजाइटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उसी तरह से क्या बोल रहा है यहाँ पे, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है और रैंडम कोपिंग मैकेनिज्म यूज करता है जो पेशेंट जो इंडिविजुअल है, और ये क्या करेगा, एंजाइटी इसमें कंटिन्यू रहेगा। थर्ड फेज है, इसमें क्या करेगा, इंडिविजुअल ट्राइज टू यूज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बट टेंड्स टू गेट फेल फॉर द डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो इंडिविजुअल है वो न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करेगा, यानी कि फर्स्ट वाले में से कर लिया, सेकेंड वाले से कर लिया, अब थर्ड में क्या करेगा, न्यू, यानी प्रॉब्लम को फिर से देखेगा, उसका फिर से न्यू सॉल्यूशन निकालेगा, न्यू स्किल्स को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फर्दर डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि और भी फिर कुछ समझ में नहीं आएगा इंडिविजुअल को क्या करूं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और फिर पैनिक लेवल फिर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर है हमारा क्या, लास्ट एंड फोर्थ लेवल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट, सीवियर लेवल ऑफ एंजाइटी। ठीक है, तो ये सारा थर्ड फेज तक क्या हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, तो जो फोर्थ लेवल है उसमें फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी के सिम्टम, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रिस्पायरेशन रेट में प्रॉब्लम आने लगेगा, और फिर साइकोलॉजिकल यानी एंजाइटी हो सकता है, कुछ मेंटली प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो सकता है। तो इस तरीके के क्या होगा, साइन एंड सिम्टम यानी फिजिकल सिम्टम्स भी और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, दोनों सिम्टम्स
इंडिविजुअल के बॉडी पे दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि क्या इसका समरी अगर हम लोग देखें तो क्राइसिस के 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 में क्या हुआ, कोई सिचुएशन आता है, उसको एज अ थ्रेट इंडिविजुअल लेता है, नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म को यूज करता है बट फेल हो जाता है, ठीक है। तो वो सेकेंड स्टेज में चला गया। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि उसको सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी आता है, यानी कि और ज्यादा उसको डर लगता है, फियर होता है, एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड रैंडम कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करता है। थर्ड में वो न्यू स्किल्स का यूज करेगा कि फिर से रीडिफाइन, प्रॉब्लम को रीडिफाइन करता है, फिर से देखता है उसको और फिर से न्यू स्किल्स को यूज करने का कोशिश करता है। फोर्थ लेवल में क्या हो गया, अगर थर्ड लेवल तक, अगर थर्ड फेज तक ठीक नहीं हो पाया तो फोर्थ फेज में उसको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये था क्या हमारा फेजेस ऑफ क्राइसिस। हमारा रिजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस। तो जो रिजोल्यूशन ऑफ क्राइसिस है इसमें टोटल 3 होता है, ठीक है। पहला है हमारा स्यूडो रिजोल्यूशन, सेकंड है हमारा सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एंड थर्ड है हमारा अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन। चलिए एक एक करके देखते सबको। सबसे पहला हमारा स्यूडो रिजोल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल यूजेस रिपरेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो क्राइसिस होता है वो एक टाइम के लिए खत्म तो हो जाता है, लेकिन कैसे खत्म होता है, जो इंडिविजुअल होता है उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करता है, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, उसको क्या कर लेता है, मन में ही उसको दबा लेता है। यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता उससे और वो उसको क्या करेगा, वो अपने मन में ही दबा लेगा, यानी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेगा, उसको अपने मन में दबा लेगा। तो कुछ टाइम तक तो वो अपने मन में दबा के रख सकता है, लेकिन अगर वो फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो जो इंडिविजुअल है वो फिर से क्राइसिस में जा सकता है। और अगर बार बार ऐसा ही होता रहेगा तो वो क्या होगा, डिप्रेशन में भी जा सकता है, क्योंकि उसके मन में वो बात दबा हुआ है, वो निकला नहीं है, वो चल रहा है उसके मन में बात, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ये क्या स्यूडो रिजोल्यूशन, यानी कि दिखने में, स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठ है, यानी कि दिखने में लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्राइसिस सॉल्व हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो हुआ नहीं है, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्व अभी नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अभी उसके दिमाग में ही है, उसके बॉडी में ही, उसके माइंड में फंसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल पाया। सेकेंड है हमारा सक्सेसफुल रिजोल्यूशन। तो जैसा नाम बोल रहा है सक्सेसफुल, तो इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल होता है वो क्राइसिस को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो होता है वो प्रॉपर कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करता है, ठीक है, यानी प्रॉपर कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म को यूज करके उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, वो प्रॉब्लम से बाहर निकल गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन। ये क्या है, अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, ये भी कुछ समय के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन कैसे होता है, पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन के द्वारा। यानी कि जब भी प्रॉब्लम आता है, वो बीमार पड़ गया, ठीक है, यानी कि उसको कुछ बीमारी हो गया, कुछ इलनेस हो गया, कुछ हो गया उसको, तो क्या हो गया, वो थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को भूल जाएगा। लेकिन वो प्रॉब्लम तो है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए वो भूल गया। क्यों, क्योंकि वो पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन के रूप में वो जो प्रॉब्लम है वो पैथोलॉजिकली एडेप्ट हो गया। यानी कि जैसे बहुत लोगों को होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आया तो उल्टी होने लगा, एंजाइटी होने लगा, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इंडिविजुअल क्या होता है, वो पैथोलॉजिकली एडेप्ट हो जाता है। इंडिविजुअल कीप रूमिनेटिंग इन लॉस इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग। तो और इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो अपने लॉस को क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि हाँ मुझे ये लॉस हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मैं अगली बार से कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं, तो ऐसा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है वो। उसकी वजह क्या करता है, रूमिनेटिंग, यानी दिन भर उसके बारे में सोचता रहेगा, डीप थॉट में वो चला जाएगा सोचते सोचते, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, ठीक है। तो अनसक्सेसफुल में क्या होता है, पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी कि उस स्ट्रेसफुल इवेंट, उस क्राइसिस की वजह से कुछ बीमारी हो सकता है, कुछ इलनेस हो जाएगा इंडिविजुअल में, तो थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, वो उस प्रॉब्लम को भूल जाएगा। और जो इंडिविजुअल है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने लॉस को, रूमिनेट करते रहेगा, यानी कि डीप थिंकिंग में रहेगा हमेशा उस प्रॉब्लम को, उस लॉस को लेकर के, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो ये टोटल कितना था, 3 फेज था। स्यूडो रिजोल्यूशन था हमारे पास, फिर सक्सेसफुल रिजोल्यूशन और अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन। तो आई होप ये हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आया देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।